हेलो एंड नमस्कार। अक्सर जो आजकल हम देख रहे हैं कि शालापूर्व कई नर्सरी स्कूल्स में, शालापूर्व केंद्रों में सब कुछ छोटे बच्चों के लिए बहुत अत्यधिक औपचारिक हो गया है। केवल कॉपी पेंसिल पे एबीसी करना या 1 2 3 करना या काउंटिंग सिखाना, सिंपल एडिशन करना, हिंदी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द या जो भी अपनी रीजनल भाषा है उसी के शब्द, इसी पे हम रह गए हैं। तो एक किस्म से छोटे बच्चे को इतना औपचारिक कार्यक्रम कर देना उनकी पूरी जो विकास है उसके विरोध में है, क्योंकि कई मामलों से बच्चे अभी इस प्रकार के औपचारिक करिकुलम के लिए रेडी नहीं हैं और ये बच्चों की आयु के लिए उपयुक्त नहीं है। बच्चों के लिए जो हमारा पूरा डीईसी पाठ्यक्रम है ये इस पे आधारित है कि बच्चों को खेल के माध्यम से कैसे सिखाना है। तो जो हम पूरी ब्लॉक 5 और 6 में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं तो वास्तव में उसमें उनका विभिन्न प्रकार का विकास कैसे होता है। और जो हम 1 2 3 4 और एबीसी पढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये सब खेल ही खेल में बच्चे को अनायास ही आ जाता है। औपचारिक ढंग से उसको इस समय हमें लिखने की पेज पे पेज, एबीसी के पेज पे पेज 1 to 10 के भरना, जबकि बच्चे को उसके बारे में कोई समझ भी नहीं है, तो इसका बच्चे के लिए कोई लाभ नहीं है। और कई लोग बोलते हैं कि बच्चे का सुबह स्कूल जाने को मन नहीं करता, तो उसका एक कारण यही है कि हम जो स्कूल में भेज रहे हैं वहां पे औपचारिक शिक्षा इतनी ज्यादा है कि वो 3 साढ़े 3 4 साढ़े 4 साल के बच्चे के लिए उचित नहीं है। उसको वो मीनिंगफुल नहीं लगती, उसमें उस बच्चे को कोई मतलब नजर नहीं आता और इस कारण वो जाना नहीं चाहता। तो एज अ प्री स्कूल टीचर, क्योंकि आप सब लोगों ने ये कोर्स किया है, आप सभी लोग जो एडमिशन लिए हैं, आप कहीं ना कहीं किसी प्री स्कूल में काम कर रहे हैं किसी ना किसी लेवल पे, तो हमारे आगे चुनौती ये है कि हमें पहले ये समझना है कि किस प्रकार खेल के माध्यम से ही बच्चा सीखता है। तो आज के हम इस सत्र में यूनिट नंबर 21 पे फोकस कर रहे हैं, जिसपे हमने प्ले एक्टिविटीज फॉर मूवमेंट एंड मोबिलिटी बताया है उस यूनिट में, और हम ये बता रहे हैं कि बाहर खेल कूद करते हुए बच्चे क्या क्या सीख जाते हैं। तो एक नजर डालते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। हम ये बात करने वाले हैं इसमें कि कौन से गेम्स और एक्टिविटीज हैं जिसमें मूवमेंट और मोबिलिटी है। हम ये समझें कि एज अप्रोप्रिएट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स बच्चों के लिए क्या हो सकते हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स की हमें आवश्यकता है, और एक शिक्षक के नाते, शिक्षिका के नाते या बाल सेविका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या और प्री स्कूल टीचर के नाते हमारा बच्चों की आउटडोर और इंडोर प्ले एक्टिविटीज के बीच में क्या हमारा भूमिका है। तो पहले तो हम ये समझें कि खेल समय की बर्बादी नहीं है, परंतु ये आगे के लिए बच्चे को सीखने के लिए तैयार करता है और बच्चे के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देता है। बाहरी और भीतरी जो खेल क्रियाएं हैं ये बच्चों के जो ग्रोइंग मसल्स हैं उसमें विकास में हमारा हेल्प करती हैं, उनके मोटर कोऑर्डिनेशन को हेल्प करती हैं और उनकी ग्रॉस और फाइन मोटर, सूक्ष्म और स्थूल जो क्रियात्मक कौशल हैं उनको बढ़ावा देती हैं। खेल खेलते हुए बच्चों में कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान की भावना आती है। खेल खेलते हुए बच्चे कई सोशल वैल्यूज सीखते हैं, शेयरिंग, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ किस तरह से विनम्र बात करना, दोस्तीपूर्ण व्यवहार करना, और किसी के साथ कुछ अगर उचित नहीं हुआ है तो किस प्रकार उसको सांत्वना देना, किस प्रकार अगर कोई निर्णय ले लिया गया है तो उसके साथ उस निर्णय को मानना, अपनी बारी की वेट करना। ये सब चीजें एक किसी भी डेमोक्रेटिक संस्था में या एक डेमोक्रेटिक समाज में रहने के लिए अति आवश्यक है। तो इन सब की नींव हम बड़े होके ये बातें नहीं सीख सकते हैं, समय लगेगा, मुश्किल होगी, परंतु अगर हमारी ये जो धारणाएं हैं ये बचपन से ही बनी हो तो हमारे को एक जो समाज का जो हम निर्माण करेंगे वो कहीं ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन समाज होगा, जहां हम एक दूसरे का विचारों को समझेंगे, एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य को समझेंगे और इंसानियत का व्यवहार एक दूसरे से करेंगे। तो इस सब की नींव बहुत छोटे में बढ़ जाती है। कहने को लग सकता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं छोटे बच्चे के लिए, परंतु नहीं। अगर आप देखेंगे तो 4-5 साल के बच्चों में भी बिल्कुल ठोस एटीट्यूड्स डेवलप हो जाते हैं और वो वैसे के वैसे ही रहते हैं उम्र भर। तो हमारा ये दायित्व है कि हम छोटेपन में बच्चों में किस प्रकार से अप्रोप्रिएट एटीट्यूड्स डेवलप करें, जो कि एक
इक्विटेबल सोसाइटी, एक ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी के निर्माण के लिए सहायक हो, और उसमें शाला पूर्व शिक्षा की बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। खेल के दौरान बच्चों का संज्ञानात्मक विकास भी होता है। बच्चे खेल के दौरान उनके ऑब्जर्व करने की स्किल्स का जो है वो विकास होता है। बच्चे देखते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से देखते हैं। खेल खेलते हुए हो सकता है वो चीजों के बीच सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखें। मान लो जब वो आप उन्हें कई रंग की पत्तियां दें और आप उन पत्तियों को किसी रंग या शेप के ऊपर आधारित उनको वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करने के लिए देते हैं, तो बच्चे शेप, साइज, कलर, स्मेल, टेक्सचर, फील कैसा कर रहा है, रफ, स्मूथ, इन सब की समझ निर्मित करते हैं। बच्चे रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, अगर ये हुआ तो इसका क्या कारण हो सकता है। खेल के दौरान ये हो सकता है, अच्छा मैं तो ये करने चला था पर ये हो गया, तो इसका क्या कारण हो सकता है। खेल के दौरान बच्चे रूल्स बनाना, जनरलाइज करना, हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस यानी अच्छा अगर हम ऐसे करेंगे, अगर मैं यहां छुपूंगा तो वो मुझे देख नहीं पाएगा, तो ये हमारा एक साइंटिफिक हम वो कर रहे हैं। अच्छा पर मैं तो पकड़ा गया, यानी कि मैं तो नजर आ रहा था, यानी मेरी ये जगह छुपने की ठीक नहीं थी। हमारे लिए वो देखने में केवल एक छुपन छुपाई का खेल है, परंतु उस छुपन छुपाई के खेल के पीछे बच्चों की जो कितनी सारी समझ है वो हमें देखने, अगर हम बैठ के सोचे तो हम समझ सकते हैं, परंतु हम में से कई कहेंगे कि इसमें तो बच्चे सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद मैं आपको ये भी कहूंगी कि जब हम बच्चों को खेलते देखते हैं तो हम जरा 2 मिनट अपनी कागज पेंसिल पकड़ के ये लिस्ट बनाने की सोचें कि ये जो अभी बच्चे खेल रहे हैं इसमें जो हमारे 4-5 विकास के क्षेत्र हैं, स्थूल क्रियात्मक विकास, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक, सामाजिक और भाषाई विकास, इन सब 6 विकास में से बच्चे का इस समय खेलते हुए किस क्षेत्र में विकास हो रहा है, इसकी हम सूची बनाए तो हम सच में जान पाएंगे कि बच्चों का जो खेल है वो कितना आवश्यक है या उनके लिए वो कितना महत्व रखता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि खेल के माध्यम से जो बच्चों के साथ लर्निंग हो रही है वो मीनिंगफुल है और परमानेंट है। मीनिंगफुल क्यों है? क्योंकि खेल बच्चे की अपनी रुचि का है। खेल को बच्चे ने स्वयं अपने आप चुना है जो वो खेल रहे हैं, इसलिए उसमें उसके करने की भी इच्छा है। आप खुद एज एडल्ट अपना ही उदाहरण ले लें। अगर हमें कुछ ऐसे काम को करने को दिया जाता है जिसको हम करना नहीं चाहते, जिसमें हमारी रुचि नहीं है, तो हम किस प्रकार उस काम को करते हैं? चलो काम करना है, खत्म करना है, करते हैं। और वही काम कोई हो जो हमारी उसमें असल में एक्चुअली रुचि हो, तो हम उसको अपने काबिलियत से भी ज्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो वही ठीक बात बच्चों पे आधारित है। बच्चों का जो खेल है वो उनके लिए मीनिंगफुल है। क्यों? क्योंकि बच्चे वही खेल खेलते हैं, खेलते समय वो केवल उन्हीं चीजों का चुनाव करते हैं जिसके लिए वो अभी तैयार हैं। खेल में बच्चे अपने से थोड़ा सा ही और आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी कोई चीज वो ट्राई आउट नहीं करेंगे जो वो कर ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा और आगे करना हमेशा चैलेंजिंग है, अपने हद से बहुत ज्यादा आगे चैलेंजिंग करना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो खेल इसीलिए बच्चों को मीनिंगफुल लगता है क्योंकि उनके अपने स्पॉन्टेनियस चीज है वो जो आती है। जबकि जो हम कई बार जो बच्चों को औपचारिक पढ़ाई इस समय शुरू करते हैं, वो औपचारिक पढ़ाई बच्चे के लिए कोई मीनिंग नहीं रखती। बच्चे को समझ में नहीं आता कि मुझे ये जो ए 4 बार या 10 बार पेज पे लिखने को कहा जा रहा है, इस ए का मतलब क्या है। तो इस पूरे चर्चा के दौरान आज कल परसों जो हम करेंगे, हम ये भी समझेंगे कि बच्चे को ये जो हमें औपचारिक पढ़ाई की तरफ ले जाना है, ये किस प्रकार खेल के माध्यम से की जा सकती है। खेल में बच्चे अपनी कई भावनाएं व्यक्त करते हैं जो हो सकता है वो और अन्य तरीकों से ना कर सके। खेल के खासकर जो भूमिका अभिनय है जिसमें बच्चे विभिन्न भूमिकाएं लेते हैं, कभी माँ बनते हैं, कभी टीचर बनते हैं, तो कई ऐसी बातें जो उन्होंने एक्सपीरियंस की होती हैं, जो टीचर ने बच्चे को शायद कहा हो और बच्चे को बुरा लगा हो, परंतु बच्चा उस समय ना कह पाया हो, परंतु भूमिका अभिनय के अंतर्गत उसकी वो बात बाहर व्यक्त आ सकती है और बच्चे के अंदर जो मानसिक तनाव चल रहा था, मानसिक भावात्मक तनाव जो चल रहा था, वो बाहर निकल सकता है। फ्री प्ले एक शब्द यहाँ पे हमारा आया है, तो फ्री प्ले का अर्थ समझ लें। फ्री प्ले यानी वो प्ले जिसमें बच्चे अपने आप स्वयं अपना निर्णय लेते हुए खेल रहे हैं, यानी एडल्ट ने कोई बंदिश नहीं बनाई है, हमने कोई खेल निर्मित नहीं किया। बच्चे अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप अपने मन से जैसा चाहे खेल रहे हैं, जो कि अक्सर होता है। अगर आप 2-4 बच्चों के ग्रुप को बाहर छोड़ दोगे तो वो अपनी इच्छा अनुसार खेलेंगे। अब एज अ प्री स्कूल टीचर हमारे पूरे दिन के कार्यक्रम में फ्री प्ले का समय जरूर होना चाहिए बच्चों के लिए, आधे घंटे का, चाहे वो इंडोर फ्री प्ले हो, अंदर हमने हमारी जो इंडोर इक्विपमेंट है,
टॉयज, पजल्स या कुछ हो ऐसे, वो बच्चों को व्यवस्था करके दिया हो, चाहे बाहर आउटडोर फ्री प्ले हो वो हो। परंतु इस समय बात जो मेन समझने की यहाँ ये है कि जब बच्चे इस प्रकार से स्वतंत्र खेल खेल रहे हैं, जहां पे आपने कोई उनको खिलाना नहीं है, वो अपने आप खेल रहे हैं, तो इस समय हमारी क्या भूमिका है? हम क्या करें? क्या हम अपने बचा हुआ काम कर लें क्लास का, अटेंडेंस रजिस्टर पूरा करें, या कॉपियों पे कवर चढ़ा लें, या दूसरे किसी काम में हमें जो करना था वो कर लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें ये सब कुछ नहीं करना है। बच्चों के फ्री प्ले के समय हमें भी वहां पे मौजूद होना है। तो ये नहीं है कि उस समय हम कुछ अपने बचे हुए काम पूरे कर लें या कुछ और किसी और से बात करने में लगे। एक तो हमें वहां रहना है, क्योंकि हो सकता है कुछ भी अनुचित हो सकता है, किसी प्रकार बच्चे खेल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, हमें कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना है। दूसरी बात, ठीक है, बच्चे अपने आप तो खेल रहे हैं, परंतु हो सकता है उनके अपने खेल में उनकी आपस में अनबन हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, सामान को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो हमें वो सुपरवाइज करनी पड़ेगी और वो जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है वो उनको उसको हेल्प करना पड़ेगा उसको सुलझाने में। नहीं तो हो सकता है अपने आप अकेले में कुछ भी हो सकता है। हम बच्चे अगर किसी प्रकार से खेल रहे हैं, हो सकता है उन्हें कुछ मिला हो, कुछ दिखा हो, कुछ नया उनका अनुभव हुआ हो, तो जब अगर केयर गिवर या टीचर वहां पे रहेंगे तो बच्चे जो भी नया अनुभव करते हैं वो आपके साथ आके चर्चा करेंगे और इस प्रकार जो उन्होंने डिस्कवर किया है, जो उन्होंने नया ढूंढा है, इसकी आप उनको समझने में मदद करेंगे। हो सकता है खेलते खेलते उनको कोई पड़ा बीच में कोई एक किसी प्रकार का कोई शेल दिखा हो या कोई किसी प्रकार का कोई कीड़ा मकोड़ा ही दिखा हो जिसकी तरफ वो ध्यान आपका आकर्षित करना चाहते हैं। तो ये क्योंकि हम खेल को हमेशा एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं, तो हम ये ना सोचे कि केवल बच्चे भागा दौड़ी कर रहे हैं। नहीं, उसके समय में हमारे पास कोई भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है और हमें उस लर्निंग अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाने के लिए वहां बच्चों के आसपास ही मौजूद होना जरूरी है। इस फ्री प्ले के अलावा एजुकेटर को हाँ जरूर कभी ना कभी बच्चों के साथ टीम गेम्स या ऐसी कोई क्रियाएं आयोजित करनी पड़ेंगी जहां पे उस बच्चों में कोऑपरेशन और शेयरिंग हो। साथ ही साथ जब हम बच्चों को प्ले टाइम में देख रहे हैं तो आपको बच्चों की पर्सनालिटी के कई एस्पेक्ट्स नजर आते हैं, कई चीजें बच्चों के बारे में उभर के आती हैं जो दूसरी प्री स्कूल एक्टिविटीज में, क्लासरूम के टाइम में, कहानी सुनाते समय या गाना गाते समय वो उभर के नहीं आती। बच्चों के स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए क्या क्या खेल क्रियाएं आयोजित की जा सकती हैं? भागने, दौड़ने, एक दूसरे का पीछा करने, क्रॉलिंग, जंपिंग, इस प्रकार की कई गतिविधियां जो हैं जो बच्चों के साथ आयोजित की जा सकती है। जब बिल्कुल बच्चे थोड़ी छोटी उम्र के हों, 3, 3.5, तो एक दूसरे के साथ खेलना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा रखिए कि ऐसे खेलों के बीच में बच्चा इंडिपेंडेंटली भी काम कर सके। एक चीज हम अक्सर करते हैं, बच्चों को दौड़ाएंगे, जो पहले नंबर पे आएगा उसको टॉफी, स्वीट या कोई प्रेजेंट करके उसको फर्स्ट सेकंड डिक्लेयर कर देंगे। इस समय कोई बच्चे को फर्स्ट सेकंड की कंपटीशन की भावना हम यहाँ से शुरू ही क्यों करते हैं? कोई आवश्यक नहीं है। हर छोटा बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार भाग रहा है और पेड़ तक पहुंच रहा है या जहां तक भी आपने उसे पहुंचने को कहा। तो हर एक को प्रोत्साहित करें। अगर प्राइज बांटने ही है तो सभी को बांटे। कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे को लाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी छोटी उम्र में सेंस ऑफ कंपटीशन डालने की आवश्यकता नहीं है। कई गेम्स हो सकते हैं जो बच्चों को पसंद आ सकते हैं। फॉलो द लीडर, ऑब्स्टिकल्स पे चढ़ना, अलग अलग एनिमल्स के हिसाब से अपनी चाल बदलना। अब देखिए, अगर आप उसे कहें घोड़े जैसा तेज दौड़ो और कछुए जैसा धीरे, तो इसमें बच्चा केवल भाग नहीं रहा है, साथ में जो उसकी तेज और धीरे की संकल्पना है वो जुड़ रही है। साथ ही में उसका जो एनिमल्स के नाम है वो समझ में आ रहे हैं। साथ ही में उसको एनिमल्स की जो विशेषता है वो समझ में आ रही है। तो आप देखिए, इसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है ऐसे जब आप खेलते हैं। या मान लीजिए आप रन फास्ट, रन स्लो, या आप कई बार टायर्स के बीच में से ऊपर घुसना, अंदर घुसना, ऊपर से जंप करना, उनके नीचे से निकलना, इन सब गेम्स के थ्रू बच्चे का जो एक स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी वस्तु कितनी स्पेस लेती है, ये हमारे सब जो है ये मैथ्स के पूर्व के कॉन्सेप्ट हैं। जो अब आपको ये सारी स्पेस की संकल्पना, लोकेशन की संकल्पना, ये सब चीजें हमारे ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं बाद में। द मेन पॉइंट विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस इज दैट व्हेन चिल्ड्रन आर प्लेइंग लाइक दिस, इट इज नॉट ओनली कि वो केवल भागा दौड़ कर रहे हैं। फास्ट, स्लो, इन सब जैसी संकल्पनाएं जो हैं, हाउ डिफरेंट एनिमल्स मूव, नेम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये सब बच्चे समझ रहे हैं। हाइड एंड सीक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस बच्चे को बताती है, कहाँ छुपे कि कहाँ में दिख नहीं पाएंगे, कितनी दूर पे क्या दिखता है। दूसरे के परिप्रेक्ष्य बच्चा वहां छुपता है जहां पकड़ने वाला उसे देख ना सके, यानी बच्चा अब उसके पर्सपेक्टिव से जगह को देख रहा है।
जो हमने संज्ञानात्मक विकास में बात करी थी कि दूसरे का नजरिया लेना, बच्चा वहां छुपता है जहां दूसरा ना देख सके, यानी अब वो दूसरे का नजरिया लेना सीख रहा है। इसी प्रकार इससे कोऑपरेशन की भावना का भी विकास है। कई प्ले एक्टिविटीज जिसमें स्लो मूवमेंट और बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, जैसे अपने टोज के बल चलना, धीरे धीरे चलो, बिना शोर मचा के चलो, ये सब चीजें जो हैं वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन फ्लोर पे ड्रॉ की हुई, ये बच्चे को बैलेंसिंग, जो कि ग्रॉस मोटर एक स्किल है, उसमें हेल्प करती हैं। क्लाइंबिंग, स्लाइडिंग, स्विंगिंग के कई खेल आयोजित किए जा सकते हैं। नेचुरल मटेरियल अगर पेड़ इत्यादि हैं उसको लेके, वरना जैसे बच्चों के स्लाइड, स्विंग्स इत्यादि स्कूलों में होते हैं, उससे वंस अगेन बच्चे साइज, शेप और डिस्टेंस की समझ जो है विकसित करते हैं। कैचिंग एंड थ्रोइंग के लिए एक लाइट बॉल लीजिए ताकि चोट ना लगे, बैलून भी लिया जा सकता है, सॉफ्ट बैग से भी बॉल बनाई जा सकती है। और जैसे जैसे बच्चों को इसमें आदत हो जाए कि वो पकड़ सकते हैं, आप वेरिएशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पकड़ने से पहले एक बार क्लैप करिए या पकड़ने से पहले अपने पैर को एक बार दबाइए। ये तो आम गेम है कि टनल एक बना के कुर्सियों का, उसके दोनों छोर पे बच्चों की टीम्स को बिठा देना और उसमें से जैसे बॉल पास होती है तो बच्चे एक दूसरे को पास करते हुए फिर दूसरी तरफ आके बैठते हैं और भागते हैं। वंस अगेन इसमें सेंस ऑफ स्पेस, उनको साइज, कितने स्पेस में से कितने साइज की बॉल निकल के जाएगी, कितने टनल में से कितनी साइज की बॉल निकल के जाएगी। फाइन मोटर एबिलिटीज जो हैं, जिसमें आपका स्मॉल मसल्स, फिंगर्स, रिस्ट और हैंड का जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसके लिए कई एक्टिविटीज जिसमें बच्चों को बॉटल कैप्स खोलनी या बंद करनी, या मार्बल्स को किसी लाइन पे लगाना, या किसी नेकलेस, एक रस्सी में बीड्स को पिरोना, या ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर लगाना, या किसी दी गई आकृति पे पेबल्स को लगाना, या बिना धार वाली कैंची से कुछ कागज काटना। ये सही कई एक्टिविटीज जो हैं, इससे बच्चों का फाइन मोटर विकास तो होता ही है, साथ में जब वो मान लो कोई चीजें ऐसे बनाते हैं तो उनका इमेजिनेशन का विकास भी होता है। और वंस अगेन कोऑपरेशन एंड सीइंग अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यूजुअली ब्लॉक्स के साथ होती हैं। वाटर प्ले और सैंड, कई बार हम लोगों को लगता है कि इसमें तो बच्चे कपड़े ही गंदे करेंगे और हम मना करते हैं, और इसमें इतने बढ़िया एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। जब बच्चे एक कटोरी से दूसरी कटोरी में पानी पलटते हैं तो माप की धारणा समझते हैं, अलग अलग बर्तनों में सैंड को डालते और निकालते हैं और अलग अलग आकृति बनती है तो आकृति की भावना समझते हैं। तो ये सब जो गेम्स हैं, ये बच्चे के इसमें इमेजिनेशन भी नर्चर हुआ, रोल प्ले भी हुआ, और ऐसा करते हुए वो कई कहानियां भी गढ़ते हैं जो उनकी इमेजिनेशन को हेल्प करती हैं।